दुनिया के सबसे ऊंची सड़क। चलिए चढ़ा दीजिएगा, किसी को जो है ना पानी का सर कमी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या था दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क। यह निर्माण कहाँ किया गया है और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इसका निर्माण भारत में हुआ है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया है। इसका निर्माण कौन किया है? सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, द्वारा किया गया है। यह जो है 19,300 फीट ऊंचा है पर बनाया गया है। ऊंचा पर स्थित उमलिंगला दर्रा से होकर गुजरती है। उमलिंगला, ये दर्रा ध्यान रखिएगा, मैं इस दर्रा को बताना चाहता था क्योंकि इसी दर्रा से ये सड़क गया है। किसका क्या नाम है? सड़क का? सड़क का कोई नाम नहीं दिया गया है अभी। कहाँ से होकर गुजरती है ये बता देते हैं। इस परियोजना की शुरुआत, माने इस सड़क निर्माण की शुरुआत 2017 में किया गया, 17 में हुआ था। दो 2017 में की गई थी। मैं उधर ऑफ कर दूँ ना, उधर कम है, मुझे लगा कि लिखना इधर है आप लोगों को। देखिए, इससे पहले जो है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क बना है जो लद्दाख में, इससे पहले कौन था? इससे पहले किसको खिताब मिला हुआ था कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क है? उसको बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर आपसे गलती से पूछ लिया कि इससे पहले कौन था तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अच्छा, पहले इसी में लिखते हैं। सबसे पहले बोलिविया, बोलिविया का नाम सुने हैं? बोलिविया में विश्व का सबसे ऊंचा सड़क था।
ऊंचा सड़क बना हुआ था। जो खिताब इससे छीन के किसके पास चला गया? लद्दाख के पास, है ना। ये कितना फीट ऊंचा था? ऊंचा पर बनाया गया था 18,935 फीट ऊंचा पे था। FT लिख दिए फीट का शॉर्ट में, समझ जाइएगा FT ना। और ये जो रोड जो बनाया गया है वो कितना मीटर लंबी है? 52 मीटर। लद्दाख में जो बनाया गया है ये 52 मीटर लंबी रोड है, 52 मीटर लंबी सड़क। ओहो, 52 किलोमीटर लंबी ये सड़क। दूसरा, लंबी सड़क है, 52 किलोमीटर लंबी सड़क। ये जो है किसको किसको जोड़ती है? ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये सड़क बनाया गया था किसको जोड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बेवजह का थोड़ी बना देगा सड़क। ये क्यों इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको चीन सीमा पर जल्दी से पहुंचा जा सकते, भारत चीन सीमा तो जल्दी से पहुंचा, मैंने कि सेनाओं को जल्दी से पहुंचने में सुविधा। अभी जितना भी जो कश्मीर में जितना भी अभी सड़कें बन रही है वो सब के सब जो है हमारे फौजियों के लिए बन रही है, हमारे फौजी भाइयों के लिए बन रही है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी से राशन पहुँचाने के लिए बन रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता था कि पहुँचने में पहले सड़क जो संगठन था वो बहुत पहुँचने में बहुत ही समय कम ज़्यादा लगता था, सड़क ही नहीं थी, सड़क ठीक ठाक से नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर गड़बड़ हो जाती थी। तो ये बातें हो गई। तो अब इस बात को लेकर के सरकार जो है कि ठीक वो बहुत अच्छा कदम उठा रहा है सड़क, कि सड़क हर एक जगह बना रहा है कि जल्दी से जल्दी राशन पहुंच जाएगा। राशन ही नहीं पहुंचे, राशन बोल के हथियार भी पहुंचा जा सके, है ना। उनको जल्दी से जल्दी सहायता भी मान के चलिए कि मुझे वहाँ पर झगड़ा हो गया, कंट्रीब्यूट हो गया दोनों, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले चीन और भारत के बीच में जो झगड़ा हो गया था, झड़प हो गया था, भारत के लोग में मारा गया, चीन के लोग भी मारा गया था। इस झड़प में जो है कि तुरंत सूचना नहीं मिला सूचना, लेकिन हम लोग पहुँचने में देर कर दी है। तो उस देरी के कारण क्या होगा, बहुत लोग मारे गए, घायल भी हुए। अगर जल्दी पहुँच जाते तो ये काम नहीं होता। तो इसीलिए इसको बनाया गया है। तो ये सड़क जो है लेह से, लेह मैंने लद्दाख में लेह पड़ता है, लेह से चिसमुल्ले और डेमचोक को जोड़ने हेतु वैकल्पिक मार्ग है। चलिए, ये है सबसे ऊंचा सड़क का राज, ये लद्दाख में है। लद्दाख कहाँ है? तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। मैं इसे रफ कर दूं, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मुझे कोई आइडिया है नहीं। आप लोग को थोड़ा सा कभी कभी ध्यान दे देना चाहिए। एक लॉन्च हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी, पता नहीं उनके मन में क्या चलते रहता है, कुछ ना कुछ लॉन्च करते रहते हैं। ई-रूपी लॉन्च किए हैं, ई-रूपी लॉन्च किए हैं। देखिए, ई-रूपी लॉन्च किए, मुझे नहीं लगता कि इसको इतना बड़ा लॉन्च करने की ज़रूरत था कि लॉन्च करने में हमको बहुत सारा पैसा खर्च करना। इसको कोई ऐसा चीज़ था नहीं इसमें, इसको लॉन्च कर दिया। लेकिन इसको लॉन्च करने में हम लोग को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा कैसे है और नुकसान कैसे है? नुकसान नहीं कहेंगे, इसको नॉर्मल भी लागू करते हैं तो चलता है। देखिए,
हम लोग वर्तमान समय में डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। डिजिटल पेमेंट जैसे कि पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, फोन, ये सब चीज़ों को ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया। हम लोग कभी भी देखते हैं जब भी पेमेंट करते हैं तो पेटीएम वाला हो गया, चाहे आपका पे फ़ोन वाले हो गए, कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, बोलते हैं कि ये उपहार मिल गया, स्क्रैच करिए तो ये आपको ये उपहार मिल गया। ये उपहार जो सिस्टम है ना, वही सिस्टम ई रूपी है। ये उपहार जो है सरकार देगी, ये उपहार सरकार देगी। सरकार कैसे देगी? तो एक यह जो है, इसमें जो है सरकार के तरफ से क्यूआर कोड समझ रहे हैं ना, जो स्कैन करते हैं, जो लंबा लंबा होता है, काला काला लिखा है तो उसमें पता नहीं चलता क्या क्या लिखा हुआ है, वही वाला क्यूआर कोड या एसएमएस के माध्यम से स्ट्रिंग आधारित एक ई वाउचर प्रदान किया जाएगा। वाउचर समझ रहे हैं क्या होता है? ई वाउचर एक सेकंड बता रहे हैं, जो इसी पर है, जो लाभार्थी के मोबाइल पर दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कुछ है नहीं। जैसे में देखिए हम लोग को मोबाइल यूज करते हैं तो देखिए एगो 4 अंक 5 अंक का कोड दिया जाता है। कभी भी देखते होंगे कि शॉपिंग के लिए देखिए 5 अंक का कोड दे दिया जाता है कि ABCD शॉपिंग कीजिए तो आप ये कोड दे दीजिए तो आपको 20% का छूट मिल जाएगा। तो वही हाल यहाँ पर भी है। कहेंगे ये जो है प्रधानमंत्री हो गया, चाहे मैंने कृषि से रिलेटेड हो गया, तो कृषि विभाग की तरफ से कोई एक कोड आया, मान के चलिए कि इस तरह से कोड लिख के आया A B, इधर आ गया 3 4 #5, इस तरह से कोई कोड आ गया, बोला कि इस कोड को दीजिएगा तो आपको 2000 रुपये का छूट मिलेगा सामान खरीदने जाइएगा तो, ठीक है ना। इसमें ना डिजिटल पेमेंट की जरूरत हुआ ना कहीं कुछ हुआ, आपके पास मोबाइल एसएमएस के माध्यम से आ जाएगा, चाहे बारकोड के माध्यम से आ जाएगा। आपके पास डिजिटल पेमेंट मोबाइल है तो वो बारकोड आ जाएगा, एसएमएस दोनों आ जाएगा। तो एसएमएस के जरिए जिसके पास छोटा वाला मोबाइल है, टिप टिप हुआ है, बटन वाला है, तो वो क्या करेगा बेचारा, तो मूर्खे बनकर बारकोड रहेगा तो क्या करेगा, बोले क्या कर रहा है समझ। इसलिए एसएमएस भी दिया गया, इसमें एसएमएस दिया गया। तो एसएमएस के जरिए ये मैसेज आएगा, वहाँ पर जाएगा, जो जहाँ पर खरीदार है, दुकानदार है, जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाएगा, बोलेगा भैया मेरे तरफ से मैसेज आया है, देखिए 2000 रुपये की छूट चाहिए। वो कोड डालेगा, वो कोड डालते के साथ उसके अकाउंट से 2000 रुपये आ जाएगा, उसके अकाउंट में आएगा, ना कि ये इसके अकाउंट में आएगा। और इसके मान के चलिए 5000 का सामान खरीदा तो 2000 का कट गया, तो इसके पास इसको कितना देगा पेमेंट, 3000 देगा। यही कहानी है ई रुपया का, और कोई कहानी नहीं है इस ई रुपये की। लेकिन भारत सरकार लॉन्च किया है तो कुछ सोच ही के लॉन्च किया है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में दिया जाएगा, एक क्षेत्र में नहीं। इसको पेमेंट आप कहीं से भी, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। एसएमएस स्ट्रिंग आधारित, मतलब वही एसएमएस आधारित कर लीजिए एक, हाँ स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। हम लोग आजकल, पहले जो है कि रंगते थे ना, 10 रुपये का कोड लेते थे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, 10 रुपये का कोड रंग दिए, ये वाउचर आ गया भाई, देखिए ये वाउचर है, आप ले लीजिए, है ना। वही वाला हाल हो गया। तो ये हो गया, इसमें अभी हुआ नहीं है पूरा, इसको अभी लिखेंगे। अभी तो मैं बस समझा रहा था कि इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, है ना। देगा शिक्षा के मान के चलिए कि आपको भारत सरकार को मन हुआ कि थोड़ा सा दे देते हैं आशीष को कि 10 रुपये का छूट दे देते हैं, वो किताब लेने पे कोड दे दिए कि 10 रुपये का छूट मिलेगा, किताब पे जाइए। अच्छा देखिए भैया 10 रुपये मिला है, दे दीजिए, तो वो वाली हाल हो जाएगी यहाँ पर। देखिए इसे जो है कौन कौन मिल करके लागू किया है उसको ज़रा देख लेते हैं। इसको जो लागू करने में किनका किनका हाथ है वो देख लेते हैं। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसी को कहते हैं NPCI, है ना, ने
यूपीआई यही यूपीआई संभालता है, यूपीआई का यही कार्यकाल यही संभालता है ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म। देखते हैं कि गैस के पेमेंट के लिए आता है कि गैस पेमेंट कीजिए, गैस पेमेंट कीजिए, कोड दे देगा, बोले कि लो भाई 10 रुपये का छूट है, कोड हो गया, कहानी खत्म। ये सब लालच देना है, इसको लालच सरकार कर रहा है, जैसे भी बच्चे मैंने जनता को अपनी ओर आकर्षित करे। जनता अब हमसे गुस्सा रही है, अब कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जनता गुस्सा रही है तो भाई क्या करेगा? वित्तीय सेवा विभाग, कॉमा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्यों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? क्यों? सोच करके देखिए, दवा पे छूट चाहिए, किसी इलाज पे छूट चाहिए, बारकोड दे दिए भाई। अरे वो इलाज नहीं कराएगा, किसी दूसरे को परिवार को इलाज करा देगा, तो पैसा तो कम ही ना होगा। अब जा करके बोले भाई लीजिए, कम करा दिए हैं, तब आपको ले लीजिए, 2000 रुपये हमको दे दीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए, इस साइड से बिजनेस चल हो जाएगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना, इससे कोई औचित्य नहीं है। हाँ, और इसे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कि आप सरकारी तंत्र को नहीं देखना है, निजी विभाग भी इसमें शामिल हो सकता है। निजी विभाग में जिसमें कोई कंपनी हो गया, कोई अपने एम्प्लॉयमेंट को छूट देना चाहता है, मान लीजिए कोई गाड़ी की मारुति बनाने वाली कंपनी है, वो चाहता है कि अपने एम्प्लॉयमेंट को 10,000 रुपये का छूट दिलवाना था, बार कोड भेज देगा, लो भाई कोड दे दिए तुमको, 10,000 का छूट मिल जाएगा, जाओ खरीद लो वहाँ से। ये बात निजी कंपनी, निजी अधिकारी में जो भी है, निजी हो प्राइवेट हो, उसको में भी लागू होगा ये चीज़। अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। जैसे में कि आप जो हम लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल से करते हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट से करते हो, चाहे आप अमेजोन से करते हो, देखते हैं कि आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आता है कि इतना का कोड डालिए छूट होगा। तो वो तो क्या है, वो निजी कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी तो है नहीं, अभी भी चलता है। बस इसको यहाँ पर एक सरकार रूप दिया है, इस सरकारी रूप दे दिया गया है, यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप किया है, तो इससे कोई है नहीं, ये पहले से चलता आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये होगा कि जो सरकार छूट देती थी, जैसे मान के चलिए सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी 500 रुपये का सब्सिडी देती है, 500 रुपये का सब्सिडी लेने का भाई 500 रुपये का 200 रुपये हम ही को दे दो, ये वाली बात होती है। तो ये वाली बात अब नहीं होगी, अब बार कोड डालिए या SMS डालिए, आपका पैसा हो जाएगा। अब वो कांड नहीं होगा। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार थोड़ा सा कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बोले भाई कोड फेल है, बोल देगा कोड फेल है तो आप क्या कीजिएगा? तो कल कोड आया, बोले क्या तो आज कोड फेल है, तो आप लो ना भाई 200 रुपये ले लो ना, है तो 200 रुपये लेके कोड डाल देगा, हाँ ठीक है अब ठीक हो गया कोड, 200 रुपये ले लेगा। तो ये वाली बात अभी भी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार तो सबके कण कण में बस गया है, खून खून में बस गया है, ठीक है ना। वो पैदाइशी अगर उसका बाल बच्चा भी होगा तो बोलेगा लो भाई बच्चे से खून में डाल देगा, हाँ भ्रष्टाचारी करना है थोड़ा सा, हर एक चीज़। ये है ई-रूपीज, इसमें कुछ और है नहीं है। क्या? हाँ वो बोला था, अब जो बोला वो तो सच ही बोला, वो झूठ बोलता नहीं है, ठीक है ना। वो बोला जो भी बोले, देखिए अंग्रेज जो भी बोले सब सच बोले हैं। भारतीय मूर्खे है तो मूर्खे है, अभी भी सच, अभी भी मूर्ख है भारतीय, अभी भी अरे मूर्खता, क्योंकि मूर्खता हम इस बात पर कर रहे हैं। देखिए अगर सरकार को मिला है अच्छे काम करने के लिए, हम लोग क्या चुनते हैं? पैसा चुनते हैं, काम को नहीं देखते हैं। अगर मान के चलिए कि बीजेपी अगर 500-500 रुपये, हज़ार रुपये घर घर पहुँचा दे तो हम बीजेपी को जाकर वोट दे देंगे। ये नहीं देखेंगे तो हम लोग बर्बाद कर रहा है, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस बर्बाद कर रहा है, चाहे कोई बर्बाद कर रहा है, कोई भी पार्टी चाहे बर्बाद कर रहा है, या कोई नेता हो गया, चाहे गली मोहल्ला का। पंचायत चुनाव देखिए ना, करोड़ों रुपये पंचायत चुनाव अभियान वाला, करोड़ रुपये खर्च। अरे पंचायत चुनाव में करोड़ रुपये कहाँ से आएगा, किसके पास आएगा?
कहाँ से करोड़ रुपया आएगा भाई? एक पंचायत चुनाव का जो है आदमी जो करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है तो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है करोड़ रुपया? तो ये समझिए ना कि भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँचा हुआ है, किस लेवल। उसको निचली लेवल का सरकार कहते हैं पंचायत को, ठीक है। निचली सरकार ही गंदी है तो ऊपर का सरकार तो ऐसे भी भ्रष्टाचारी है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे? हम खून में आप कितना भी शुद्ध हो जाइए, हम शुद्ध खून के हैं, हम जो है कि राजपूत खून के, भाई हम अग्निकुंड से आए, वो कहा कोई अग्निकुंड से नहीं आया, वो सब जो है बकवास बात है। आकर भ्रष्टाचार करोगे, यहाँ पर लुटवे करोगे, ये सिर्फ करते हैं। अभी तक के सरकार के वाले जितना बड़ा उत्तर दे दिया और समय का उसमें थोड़ा बड़ा ही होगा, लेकिन और बिहार का जो है कि नक्कर कारखाना जो है ना सभी मारुति सुजुकी को नस्ल पकड़ा जाता है सर बिहार का ना थोड़े बोले भारत का गुड़गांव में है ना। हाँ गुड़गांव में जो नक्कर कारखाना उसी के सब क्या चीज़ कारखाना? सर ये सर कल कारखाना, कल कारखाना बोलते, कर कारखाना, कल कारखाना, कल कारखाना वो सब गुड़गांव ही है, इधर इधर नहीं है। सर उसी को सब मारुति सुजुकी को और ऐसा सर ये जापा और चलिए देखिए जापा अगला देखते हैं। अरे एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, फैक्ट्री इंडस्ट्री को हम लोग कल कारखाना कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में, हिंदी भाषा में कल कारखाना कहते हैं, और कुछ नहीं होता है उसका मतलब। भारत ने संभाली UNSC, क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अच्छा मैं हिंदी लिख देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब सब लोग आपके पढ़े लिखे नहीं ना हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, लिखो कैसे लिखे? अच्छा ये अध्यक्षता लिखे हैं। सर आपके भी सब ध्यान से कहाँ चल रहा था? भारत 1 अगस्त से जो है संभाल लेगा पद। भारत 1 अगस्त से क्या कर लेगा? 1 अगस्त से पद संभाल लेगा, अध्यक्षता पद। लिखिए, और जब संभाला है पद तो इस दौरान कितना कितना पे सिग्नेचर करेगा, वो किस किस बात पे सिग्नेचर करेगा, ज़रा वो भी देख लेते हैं, किस किस बात पे सिग्नेचर करेगा इस दौरान। भारत समुद्री सुरक्षा। चलिए अनिल कपूर को हम यहाँ लाते हैं अभी, पढ़िए। सुरक्षा, नेक्स्ट शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी। सिग्नेचर इवेंट की मेजबानी करेगा।
और जिसको बनाया गया है वो व्यक्ति कौन है? टी.एस. मूर्ति, अखिल मूर्ति नहीं, टी.एस. त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति यूएन में भारत के प्रतिनिधि होंगे, माने स्थायी प्रतिनिधि होंगे। देखिए ये हो गई अध्यक्षता के लिए। और इससे पहले कब बना था अध्यक्ष? 2011-12 में बना था अध्यक्ष। इससे पहले कब बना था? 2011-12 के बाद अब बना है जा करके। सिग्नेचर का मतलब साइन करेगा, ट्रीटी करेगा, एग्रीमेंट करेगा। भाई बोलेगा भैया तुम लोग जाके आतंकवादी मत फैला, आतंक मत फैला, ठीक ना? यही करेगा भैया, आतंक मत फैला, और कुछ करेगा नहीं। बोलता है कि हम मार दिया, बोलते हम बगल वाला को मार दिया, जो अंदर वाला है उसको छोड़ रहे हो। इससे पहले 2010-11 था। इससे पहले 11-12 में अध्यक्षता की थी। अगला देखते हैं। चलिए देख लेते हैं जरा।